नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को डिटेल से करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये हमारा जो पॉलिटी विद टीसी तंवर के नाम से यूट्यूब चैनल है, ये आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि जिस तरीके की आप क्लास चाहते हैं उसी तरीके की क्लास आपको YouTube के माध्यम से और ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हर एक टॉपिक को टच करते हुए और डिटेल से करते जा रहे हैं, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। बोर्ड पे भी लिखा जा रहा है, बोला भी जा रहा है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। लाइव क्लास भी चल रही है, उसके दौरान भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। डेली रूटीन में आपको एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, इनको हम डिटेल से करेंगे। लगभग हो सकता है कि 2 क्लासों में हम कंप्लीट करें, क्योंकि 18-19 है और उनको समझाने डिटेल करने में तो ज़्यादा हम बड़ी लंबी क्लास नहीं लेंगे, इसलिए हम इसको भी 2 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, अब पहली जो विशेषता है वो विशेषता है लिखित संविधान। कौन सी? लिखित संविधान। लिखित संविधान, ये है लिखित संविधान। इसके साथ साथ हम एक और करेंगे, वो करेंगे अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। ये लिखित संविधान और अलिखित संविधान, इनको हम समझेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। हम जब लिखित कर रहे हैं तो इतना भी हमें पता होना चाहिए कि अलिखित संविधान में क्या विशेषता है, वो कौन सा ऐसा संविधान है, कौन से देश का एक एग्जाम्पल अपने पास होना चाहिए कि उस देश के अंदर ऐसा संविधान है, भारतीय संविधान ऐसा है। तो इस प्रकार से हम करेंगे कि लिखित संविधान का देखें हम, लिखित संविधान वह संविधान है, वह संविधान जो संवैधानिक परंपराओं के आधार पर, संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक परंपराओं के आधार पर दस्तावेजों पर लिखा गया हो, ऐसा संविधान क्या कहलाता है? लिखित संविधान कहलाता है। ऐसा संविधान क्या कहलाता है? लिखित संविधान कहलाता है। अलिखित संविधान कौन सा हो गया? वह संविधान जो परंपराओं किस पर आधारित? परंपराओं, प्रथाओं व रूढ़िवादिता पर आधारित हो। ऐसे संविधान को हम क्या कहेंगे? अलिखित संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि वो किस पर आधारित है? वो किस पर आधारित है दोस्तों? परंपराओं पर आधारित है। वो किस पर आधारित है? प्रथाओं पर आधारित है, वो रूढ़िवादिता पर आधारित है। और इस प्रकार के संविधान को हम क्या कहेंगे? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान
का हम एक उदाहरण देंगे तो वो किसका देंगे? ब्रिटेन का। ब्रिटेन के संविधान का। ब्रिटेन के संविधान का हम क्या देंगे? ब्रिटेन के संविधान का हम उदाहरण देंगे कि ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है? अलिखित संविधान है, क्योंकि उसके अंदर क्या चलती है? परंपराएं, प्रथाएं और रूढ़िवादिता चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का मर्डर करता है ब्रिटेन के अंदर है, तो उसको अगर मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड ही चला आ रहा है, वही प्रावधान। बात करें हम लिखित संविधान की, तो विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है वो किसका है? अमेरिका का संविधान है। और अमेरिका का संविधान है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा। अमेरिका का संविधान है वो क्या है? सबसे छोटा है। तो ध्यान दीजिए लिखित संविधान की विशेषता कि वो संवैधानिक परंपराओं के आधार पर क्या किया गया? लिखा गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें तो किसका संविधान कहेंगे? अमेरिका का, विश्व का पहला लिखित संविधान। ये कब लिखा गया है? ये कब लिखा गया दोस्तों? कब लिखा गया? ये 4 मार्च 1789, ये ध्यान देना। तो भारतीय संविधान भी क्या है? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है। लिखित एवं निर्मित बनाया गया है लिखित संविधान। तो ये हो गया, ये अलिखित का हो गया। अब हम बात करेंगे एक और संविधान की, सॉरी विशेषता की। वो विशेषता हम करेंगे 2 नंबर की। वो विशेषता करेंगे हम कौन सी? कठोर एवं लचीला। कठोर, इसको कहते हैं अनम्य। कठोर, अनम्य और लचीला, इसको कहेंगे नम्य। इसको क्या कहेंगे? नम्य संविधान। तो कठोर संविधान और लचीला संविधान, आपको नाम से पता चल रहा हो, जिस संविधान के अंदर आसानी से परिवर्तन नहीं होता हो वो कैसा संविधान? कठोर। जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता हो वो लचीला संविधान है। तो कठोर संविधान के अंदर है, कठोर संविधान वह संविधान है जिसमें संशोधन संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? प्रक्रिया के द्वारा हो, संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कठोर संविधान। लचीला संविधान कौन सा होगा? लचीला संविधान वह संविधान जिसमें संशोधन क्या हो जाए? आसानी से, इजी सा तरीका है, आसानी से हो जाए, तो ऐसे को लचीला कहेंगे। अब देखिए कठोर संविधान जिसमें संशोधन संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हो वो कठोर, और जिसमें संशोधन आसानी से हो कैसा संविधान? लचीला संविधान। अब देखिए कठोर और लचीला, तो कहें कि भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है या संशोधन की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? किसको दी गई है? संसद को। ये कहें कि संशोधन की जो शक्ति है, संविधान संशोधन की जो शक्ति है, कि शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अब देखिए संसद किस प्रकार से संशोधन करती है?
वो संशोधन करती है एक से साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से करेगी या फिर किससे करेगी, विशेष बहुमत से, या फिर किससे करेगी, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा। आधे से अधिक राज्यों की क्या होगी, विधानसभाएं होगी। अब देखिए कि संसद को हमने संशोधन की जिम्मेदारी दे दी है, तो ये साधारण बहुमत द्वारा, किस प्रकार के, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से भी क्या करेगी संशोधन, विशेष बहुमत से भी करेगी, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा। दोस्तों ध्यान देना, क्या समझाने जा रहा हूं ये आगे भी काम देगा, ध्यान से समझना। ये जो संसद साधारण बहुमत से जो संशोधन करती है वह संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं वो भारतीय संविधान के भाग 18 किसके भाग 20 भाग अनुच्छेद 368, अनुच्छेद किसकी बात करें, अनुच्छेद 368 के अंदर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें आते हैं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आते हैं भारतीय संविधान की जो ये प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से अब कहें कि कठोर और लचीला संविधान, तो इस प्रकार से ये कठोर और लचीला संविधान जिसमें संवैधानिक संशोधन इसमें आसानी से हो, इसमें संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हो। संवैधानिक संशोधन की शक्ति है वो किसके पास है, संसद, और संसद कैसे कर सकती है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों। इस प्रकार का संशोधन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। ये दोनों प्रक्रियाएं अनुच्छेद 368 भाग 20 अनुच्छेद 68 के अंदर 368 के अंदर है ये प्रक्रिया है, भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंदर ये उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसको कठोर संविधान को किसने क्या कहा, कठोर संविधान को किसने क्या कहा कि कठोर संविधान, अब कठोर संविधान के लिए आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा कि भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक, भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान है, कठोर संविधान है। तो इसी प्रकार से केसी वेहियर ने कहा कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले
लचीले के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है या के मध्य संतुलन स्थापित करता है। संतुलन स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा दोस्तों कि भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान है। आवश्यकता से कठोर संविधान है। आइवर जेनिंग्स, केसी विहर ने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। ये दो है, कठोर संविधान व लचीला संविधान। हमने दो किए, लिखित और अलिखित, कठोर और लचीला संविधान का। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो विशेषता है, विशाल एवं विस्तृत संविधान। विशाल एवं विस्तृत संविधान। नेक्स्ट नंबर 3 है विशाल एवं विस्तृत संविधान। विस्तृत संविधान, कठोर एवं विस्तृत संविधान। अब देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये ध्यान दे लेना कि विशाल और विस्तृत संविधान है। अब इसकी विशालता का प्रमुख कारण क्या है? इसकी विशालता, इसकी विशालता का प्रमुख जो कारण है वो है केंद्र व राज्य। कौन सा? केंद्र व राज्य, दोनों सरकारों केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के गठन व इनके गठन व शक्तियों का उल्लेख है। कहते हैं कि इसके विशाल और प्रमुख होने का कारण क्या है? केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के गठन एवं इनकी शक्तियों का विस्तृत विवरण है। क्या है? विवरण है, विस्तृत विवरण है। इसलिए भारतीय संविधान विस्तृत विशाल है। और इसका क्या कारण है? बात करें कि भारतीय संविधान विशाल और इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग, कितने? 22 भाग, 22 क्या है? भाग। मूल संविधान की बात हो रही है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। कितनी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। अब देखिए, भारतीय संविधान में विशाल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं, प्लस 4 और जोड़ दी तो वर्तमान में कितनी है? 12। अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान में क्या है? ये 22 भाग है, कहने को 26 है लेकिन रहेंगे ये 22 वो सब भाग है। अब भाग कितने हैं? 22 ही है।
अनुच्छेद 395 ही रहेंगे, 395 रहेंगे। कहने को ये 448 के करीब हो गए। अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। अब देखिए 448 कैसे? अब 448 ऐसे, मान लो उदाहरण के तौर पर, उदाहरण अपने लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है। अब इस 16 का ए, 16B, 16C और 16D ये चल रहा है, लेकिन है कौन सा? एक। ये इसके क्या है? ये इसके क्या है? उपभाग। तो इसलिए ऐसे करके ये कितने हो गए? 448। तो वर्तमान क्या है? तो संख्या के तात्पर्य इतने हैं, लेकिन होंगे कितने? 395। तो इस प्रकार से ये हमारा विशाल एवं विस्तृत संविधान है। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है, वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार हम करेंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं हम मूल अधिकार। नेक्स्ट कौन सा करेंगे? चौथा कौन सा करेंगे? मूल अधिकार। कौन सा करेंगे? मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकार का हम जिक्र करेंगे। ये भारतीय संविधान के भाग, ये देखिए संविधान में भारतीय बोल रहा हूं, सब भारतीय चल रहा है। संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद कितना? 12 से 35। 12 से 35 संविधान के भाग कौन सा? 3। अनुच्छेद कौन सा? 12 से 35 तक मूल अधिकारों का क्या है? उल्लेख। बात करें कि मूल संविधान में किसकी बात करें? मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन, 44वां जो संविधान संशोधन 1987 में है, 87 में 44वां संविधान जो 1987 के अंदर हुआ था, ये 44वां संविधान, इस संविधान के दौरान 78 इसके अनुसार मूल अधिकारों में से या मूल अधिकार के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार घोषित कर दिया। विधिक अधिकार क्या कर दिया? घोषित कर दिया। ध्यान देना दोस्तों कि इस अधिकार को हटाया नहीं है, ये मत देना। भाग रिक्त हो गए हैं। क्या हो गए? रिक्त हो गए हैं। कि ये भाग क्या हो गए हैं? रिक्त हो गए हैं, क्योंकि 44वें संविधान 1978 के अंदर प्रावधान किया संसद ने, तो इसके अंदर अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, 19 के अंदर संपत्ति का अधिकार था। तो इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में कौन सा? कानूनी कह दो, या तो कानूनी कह दो या विधिक अधिकार कह दो, घोषित कर दिया।
मूल अधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार, मूल अधिकार और मानवाधिकार में अंतर है। मूल अधिकार का क्षेत्र सीमित है। अब देखिए, मूल अधिकार का क्षेत्र क्या है? सीमित है, और मानवाधिकार का क्षेत्र है वो विस्तृत है। अब बात करें कि मूल अधिकार जो है, बात करें मूल अधिकार है हमारे हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ये ध्यान देना है। इनकी जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है? नेगेटिव। ये काम नहीं करने से रोकता है, ऐसा नहीं करना न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इस प्रकार मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6, तो एक अधिकार कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 31 अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19 से संपत्ति के अधिकार को 300 कैट में विधिक अधिकार घोषित कर दिया। इसकी प्रकृति है वो नकारात्मक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इस प्रकार से अब दूसरा हम करते हैं, दूसरा इधर कर लेते हैं, मूल कर्तव्य। 5 नंबर आ गया है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अब मूल कर्तव्य का देखिए, मूल कर्तव्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मूल कर्तव्य एक तो बात का ध्यान देना कि मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में उल्लेख नहीं, एक तो ये ध्यान देना। मूल संविधान 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़े गए। उस समय इस संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। ध्यान देना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए। और इसमें अधिकार मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 11। वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ये क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है? अभिभावक का। ये अभिभावक का मेन मूल कर्तव्य बन गया है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा? शिक्षा दिलाएगा। क्या करेगा? शिक्षा दिलाना। ये अभिभावक का क्या है? अभिभावक का कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य, ड्यूटीज बनती है। इस अधिकार को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में भी जोड़ दिया है इस संशोधन के द्वारा।
भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A में जोड़ा है ये शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रकार से ये हमारे मूल कर्तव्य भी हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इधर देखते हैं 6 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों ध्यान देना, शब्द से ही पता चलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। किसके तत्व है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर अपने कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है, उसके अंदर प्रावधान है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ये राज्य को संबोधित है, राज्य को संबोधित है, राज्य को क्या है? संबोधित है। ये राज्य नीति निर्देशक लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करते हैं। ये राज्य नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य नीति निर्देशक जो तत्व है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और ये क्या करते हैं? कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं? स्थापना। नोट लगा के लिखता हूं कि इसलिए मित्रों इस भाग यानी भाग कौन सा? 4। इस भाग को कल्याणकारी भाग भी कहते हैं। कल्याणकारी भाग कहते हैं। और ये राज्य को संबोधित है। इसलिए केटी शाह ने क्या कहा था कि राज्य नीति निर्देशक तत्व, याद कहूं कि ये तत्व एक ऐसे बैंक का चेक है, चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। बैंक की क्या है? इच्छा पर छोड़ दिया है। बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया या बैंक की इच्छा पर आधारित है। तो इस प्रकार से हम कहें कि ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य को संबोधित है, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, न्याय के साथ साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इसलिए इस भाग को कल्याणकारी भाग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को कल्याणकारी भाग कहा जाता है, तो बहुत बार पूछा जाता है भाग कौन सा? 4। किसने कहा कि ये तत्व, यानी किसने कहा
कि राज्य नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे बैंक का चेक है, एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया है कि वो बैंक जब करेगा, जब जी चाहे उसका, तब वो अपने को भुगतान कर देगा। कहने का मतलब समझे, ये सारे किसको है? राज्य को संबोधित है। ये राज्य की ड्यूटी बनती है, ये राज्य का कर्तव्य मान लो, निर्देशक तत्व मानते हैं कि राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों के विकास के लिए राज्य भरसक प्रयास करेगा, नई योजनाएं बनाएगा, नए प्रावधान करेगा ताकि लोगों के जीवन को उच्च स्तर का बनाया जा सके। ये राज्य प्रयास करेगा। ये है राज्य नीति निर्देशक तत्व, जो हमारी विशेषता है। अब हम कर रहे हैं, और ध्यान देना कि ये जो तत्व हमने है वो आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने ये राज्य नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो देखेंगे कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, एकल नागरिकता, ये हमने कहां से लिया है? इकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान का है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है? सारी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। सुन रहे हैं आप कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल इकहरी नागरिकता है, क्योंकि भारत में या भारत देश में एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत देश में या कहें कि भारत में एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, को सुनिश्चित रखने के लिए, रखने के लिए इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। तो भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान से हमने ये प्रावधान लिए हैं, क्योंकि हमें एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए हमने इकहरी नागरिकता को अपनाया। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर जो हमारा पॉइंट है वो है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार देखिए आप क्या है? वैश्विक मताधिकार के अंदर क्योंकि हमारे संसदीय या संघात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, और प्रतिनिधियों का चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। वैश्विक प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है? वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। तो मूल संविधान में वैश्विक मताधिकार समझ गए होंगे कि वैश्विक कौन होता है? प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है, ये कहें कि प्रतिनिधियों का चुनाव वैश्विक मताधिकार द्वारा, वैश्विक मताधिकार द्वारा मूल संविधान में वैश्विक मताधिकार की आयु
की आयु कितनी डिसाइड की गई थी? 21 वर्ष। कितनी की गई? 21 वर्ष। लेकिन ये ध्यान देना, नोट लगा के लिख रहा हूं कि 61वें संविधान, ध्यान देना क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर वयस्क मताधिकार की आयु कितनी कर दी? 18 वर्ष। कितनी कर दी? 18 वर्ष। दोस्तों ध्यान देना कि अब आयु कितनी है? अब आयु कितनी चल रही है? 18 वर्ष चल रही है। मूल संविधान की बात करें तो कितने वर्ष है? 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष का व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनने में मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये वयस्क मताधिकार का है। तो इस प्रकार से देखिए वयस्क मताधिकार का। अब देखिए हम इसके अंदर लगभग अपने 10 विशेषताओं का आज जिक्र करेंगे इस क्लास के अंदर, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके अंदर देखिए नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन। आपातकालीन भारतीय संविधान के अंदर ये प्रावधान किया है आपातकालीन शक्ति। कौन सी शक्ति? आपातकालीन शक्ति। 9 नंबर क्या है? आपातकालीन शक्तियां। अब ये देखिए कि भारतीय संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि कुछ सामान्य शक्तियां होती हैं और कुछ संकटकालीन शक्तियां होती हैं। तो इन आपातकालीन शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग कितने में? भाग 18 में। बात करें अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 352, 356 और 360। इस प्रकार से संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 52, 356 और 360 के अंदर आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। और ये आपातकालीन शक्तियों का जो प्रावधान है, ये संकटकालीन शक्तियां कहते हैं। ये किसके पास है? राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति के पास। बोलो किसके पास है? केंद्र के पास कहें या राष्ट्रपति के पास ये पावरें संकटकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, जो भाग 18 अनुच्छेद 352, 356, 360। 52 के अंदर है राष्ट्रीय आपात। ठीक है। 56 में है राज्य आपात। 60 में है वित्तीय आपात। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। ठीक है। इनको डिटेल में आगे भी हम करेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, लेकिन आप तो विशेषताओं के अंदर देख लीजिए इतना कि ये है राष्ट्रीय आपात 52 में, 56 में राज्य आपात, 60 में वित्तीय आपात। तो इस प्रकार से अब देखिए इसके साथ साथ थोड़ा सा राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, जब हमारी थोड़ी सी शासन व्यवस्था या राज्य व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आता है। आपातकाल के दौरान आपातकाल का जो प्रभाव है, आपातकाल के दौरान राजव्यवस्था में क्या आता है? परिवर्तन आता है। राजव्यवस्था में क्या आता है? परिवर्तन आता है कि राजव्यवस्था में परिवर्तन आता है। किस प्रकार से? कि मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं और भी ऐसे हैं कि इमरजेंसी लग जाती है, जिनके अंदर केंद्र सरकार या कहें
कि एकीकृत हो जाती है, शक्तियां का जो विकेंद्रीकरण किया है वो क्या हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन हमारी संकटकालीन शक्तियां हैं, इनका प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में किया गया है। ये राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति हैं, इनके अंदर ये है और आपात के दौरान राज्य व्यवस्था में परिवर्तन भी आ जाता है। तो ये कौन सी होगी, आपातकाल की हमने बात कर ली। अब हम बात करें कि संविधान की सर्वोच्चता की बात करें या करें हम स्वतंत्र न्यायपालिका की, हम जिक्र कर लें स्वतंत्र न्यायपालिका। 10 नंबर है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र क्या है, न्यायपालिका है। तो भारतीय संविधान के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में, किसके अंदर कहें हम, संघात्मक शासन व्यवस्था में, संघात्मक शासन में संघ व राज्य, संघ व राज्य, संघ व राज्यों के मध्य, संघ व राज्यों के मध्य जब कोई विवाद होता है, या कहें कि संघात्मक शासन में संघ व राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा है। विवाद का निपटारा कौन करेगा, निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका करेगी। अब ये कहें इस न्यायपालिका पर, न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका संविधान व, न्यायपालिका क्या करेगी, संविधान व मूल अधिकारों, या कहें कि न्यायपालिका पर संविधान व मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों के संरक्षण का जिम्मा है। समझ में क्या कि भारतीय स्वतंत्र न्यायपालिका। अब कहें कि न्यायपालिका पर, भारत में न्यायपालिका पर बाहरी एवं राजनीतिक, न्यायपालिका पर बाहरी एवं राजनीतिक कोई दबाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमने अनुच्छेद 50 के अंदर भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में पढ़ा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में पढ़ा है। तो इसलिए अलग किया, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये हमारी न्यायपालिका, ये भारतीय संविधान की हमने 10 विशेषताएं की है। अब आगे की विशेषताएं जो हमारी पड़ी है अभी, बाकी वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो ये दोस्तों आज की 10 हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं की है। तो धन्यवाद, आपने सुना है। तो इस हमारे YouTube चैनल को पॉलिटी विद TC तंवर के नाम से इसको सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।